नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात पैक्स चुनाव में मचे महाभारत की। दानापुर दियारा की दरअसल खबर है। यहां पैक्स चुनाव में जमकर मारपीट हुई। दो उम्मीदवारों के समर्थकों ने वोटिंग के दौरान गदर काट दिया, जिस पर पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी। बावजूद इसके समर्थक लात, जूते और कुर्सियां फेंककर मारपीट करते रहे। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें दानापुर दियारा के हेतनपुर की है। जहां जमकर कुर्सियां चल रही हैं। पुलिस लाठियां बरसा रही है। जिसे देखिए दूसरे को पीटने पर आमदा है। पुलिस लाख दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, लेकिन स्थानीय लोग लाठी खाकर भी लड़ाई करने से बाज नहीं आ रहे। महाभारत जैसी स्थिति पैक्स चुनाव की है। सुबह से बड़े आराम से लोग वोटिंग कर रहे थे। अपने अपने उम्मीदवारों की किस्मत तय कर रहे थे। वोटिंग को लेकर उत्साह भी था। महिला, पुरुष से लेकर दिव्यांग तक वोटिंग करने पहुंचे थे। लेकिन अचानक वोटिंग बूथ नंबर 5 के बाहर दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है। और फिर जो होता है उसका हाल देखिए। ये तो शुक्र है कि वोटिंग से पहले ही पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, नहीं तो जिस तरह से दो पक्षों में भिड़ंत हुई है, स्थिति बेकाबू हो सकती थी। दानापुर से संवाददाता अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज 18। तो देखा आपने कैसा घमासान मचा हुआ था। दानापुर की तस्वीरें थी। दरअसल आज बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राज्य के 37 जिलों के 1511 पैक्सों में मतदान हुआ, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे। जानना जरूरी है कि पैक्स चुनाव क्या है और इसका काम क्या है। तो मैं आपको बताते हैं, पैक्स का मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है। ये भारत में सबसे छोटी सहकारी ऋण संस्था में से एक है। ये ग्राम पंचायत और गांव स्तर पर काम करती है। तो हम बता रहे हैं आपको कि पैक्स दरअसल क्या है। भारत में सबसे छोटी सहकारी संस्था है। ये ग्राम पंचायत और गांव स्तर पर काम करती है। किसानों के लिए पैक्स सबसे मददगार साबित होता है। साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए पैक्स का गठन किया गया था। किसानों को सस्ते ब्याज पर कर्ज दिलाने में यह मददगार साबित होता है। खाद, बीज और दवाइयां दिलाने में भी मददगार साबित होता है। तो इस मकसद से पैक्स का गठन हुआ था और आज उसी का चुनाव चल रहा था, जिस दौरान ये हंगामा हुआ। हंगामे की तस्वीरें आपने देखी। तो हम आपको बता दें कि पैक्स का जो गठन किया गया वो इसलिए ताकि साहूकारों के चंगुल से अन्नदाता को बचाया जा सके, किसानों को बचाया जा सके, उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। और ये पूरे व्यवस्थित ढंग से कार्य करता है। इसका बाकायदा चुनाव होता है। लोग सदस्य जो हैं इनके चुनकर आते हैं और उसके बाद वो पूरी व्यवस्था का संचालन करते हैं। लेकिन इसी दौरान दानापुर से ऐसी तस्वीर आई जहां दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई और दोनों गुटों का आरोप यह था कि बोगस वोटिंग हो रही है। एक दूसरे पर यह आरोप लगाया जा रहा था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना से खबर। पटना में अंतर्राज्यीय बस अड्डे की शुरुआत आज से हो गई। मतलब
मीठापुर बस पड़ाव से बस पकड़ने के दौरान होने वाली असुविधा अब शायद पटना के लोगों को नहीं होगी। फिलहाल नए बस स्टैंड से जहानाबाद और गया के लिए बसें खुल रही हैं, लेकिन नए बस अड्डे तक पहुंचना फिलहाल आम लोगों के लिए आसान नहीं है। दिक्कतों को समझने के लिए न्यूज 18 की टीम ने बोरिंग रोड से बैरिया तक का सफर ऑटो में किया और जाना कि कहां-कहां और कितनी दिक्कतें हैं। ये है पटना के बैरिया का अंतर्राज्यीय बस अड्डा। जहां से बसों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। फिलहाल मीठापुर की बजाय अब यहीं से 2 जिलों यानी गया और जहानाबाद के लिए बसें मिला करेंगी। बैरिया में नया बना बस स्टैंड भव्य और सुविधाओं से लैस है, लेकिन इस बस स्टैंड पर पहुंचने के लिए लोगों को नाको चने चबाना पड़ेगा, जेब भी ढीली करनी पड़ेगी। लोगों की दिक्कतों को समझने के लिए न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने नए बस स्टैंड पर पहुंचने के लिए पटना के बोरिंग रोड से यात्रा शुरू की, जिसमें पता चला कि बस स्टैंड पर पहुंचना अभी टेढ़ी खीर है। एक ऑटो वाले की जुबानी आप खुद ही सुन लीजिए। ऑटो पकड़, हाँ, यहाँ से करीब आपको मतलब 2 से 3 ऑटो बदलना पड़ेगा। शेयर में 3 ऑटो बदलना पड़ेगा। 2 से 3 को बदलना पड़ेगा। और अगर नहीं तो फिर रिजर्व जाएंगे। रिजर्व जाएंगे, हाँ, कम से कम जो है 250 रुपया यहाँ से लगेगा। और ऐसे सीधे नहीं जा पा रहे? जी नहीं, सीधे नहीं जाएगी। देखिए, तो ये यहाँ से मुश्किलात है कि अगर यहाँ से आपको बस स्टैंड जाना है तो आपको कम से कम 3 ऑटो बदलने पड़ेगी। और चल के देखते हैं हम लोग कि आज ऑटो में सफर करते हैं और देखते हैं कि वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है, कितने पैसे खर्च होते हैं और क्या मुश्किलात है। मतलब बोरिंग रोड से बैरिया तक पहुंचने के लिए आपको या तो 250 रुपए खर्च करने पड़ेंगे या फिर 3 बार ऑटो बदलना पड़ेगा। यानी बोरिंग रोड से पटना जंक्शन का किराया 12 रुपए है। पटना जंक्शन पहुंचकर हमने ISBT के लिए ऑटो तलाशा तो यहाँ से कोई सीधा ऑटो नहीं था। लोगों से पूछने पर पता चला कि पटना जंक्शन से 0 माइल तक ही ऑटो की सुविधा है, फिर वहाँ से तीसरा ऑटो लेना पड़ेगा। न्यूज 18 की टीम जब 0 माइल पहुंची तो वहाँ भी तकरीबन वही माजरा था जो बोरिंग रोड में था। यहाँ से कितना यहाँ पे लगेगा? हमारे साथ ऑटो वाले हैं। हाँ। अगर 0 माइल से ISBT तक आना हो तो पैसेंजर गाड़ियाँ चल रही हैं? कम से नहीं, अभी पैसेंजर गाड़ी तो नहीं चल रही है। कम से कम तो 150 रुपया होना चाहिए। 100-150 रुपया, 100-150 रुपया लेंगे। हाँ, 0 माइल से यहाँ तक? हाँ जी जी। हम लोग ISBT की ओर निकल रहे हैं और यहाँ से 0 माइल से ISBT तक के जो है वो 150 रुपये किराया देकर ISBT हम लोग पहुँचेंगे। पटना स्टेशन से 0 माइल तक पहुंचने में 1 घंटे लग गए। हर जगह जाम का जंजाल। खैर 0 माइल से किसी तरह हम ISBT पहुंचे। यहाँ तक पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे का वक्त लग गया। ये जरा देखिए कि 1:45 बजने को है। लगभग 1 घंटा 50 मिनट जो है, लगभग 1:45-2 घंटे यहाँ पे आने में समय लगा, यहाँ पे बोरिंग रोड चौराहे से। और ये सबसे बड़ी समस्या है कि जहाँ पे पूरे बिहार भर से किसी कोने में दावा किया जाता है कि 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है, वहीं से बोरिंग रोड से यहाँ पे ISBT जो बस टर्मिनल है यहाँ तक पहुँचने में लगभग 2 घंटे समय लग गए। और अगर पैसे की बात करें तो लगभग 200 रुपये यहाँ आने में लगते हैं। हालांकि पटना के जिलाधिकारी का दावा है कि शुरुआती दिनों में परेशानी हो सकती है, लेकिन जल्द ही दिक्कतों को दूर कर लिया जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए कई गाड़ियाँ जो हैं वो बदलनी पड़ रही हैं। आने में 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय लग रहा है। ये एक मुश्किल है। नहीं, जो अभी नई शुरुआत हुई है यहाँ से, तो थोड़ा सा हमको लगता है सुविधा हो सकती है लोगों को, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट भी कहीं लोग जाना चाह रहा है तो उसके लिए है, बस सर्विस भी है, सिटी बस सर्विस और ऑटो सर्विस भी यहाँ से है। बाकी डायरेक्ट यहाँ आ भी सकता है लोग। जो हमारे इस रूट की बसें हैं सबको हम लोगों ने यहाँ स्टॉपेज कराया है नए बस स्टैंड में, ताकि लोगों को असुविधा नहीं हो। और धीरे धीरे जब ये स्टेबलाइज हो जाएगा तब फिर डायरेक्ट सर्विसेज भी अन्य जगहों से यहाँ के लिए हो जाएंगी। 5 घंटे में बिहार के किसी कोने में पहुंचने का दावा किया जाता है, लेकिन पटना में ही ISBT पहुंचने में 2 घंटे का वक्त लग रहा है। इतना ही नहीं, बोरिंग रोड से यहां तक पहुंचने में 250 रुपया भी खर्च करना पड़ रहा है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
तो पटना से बिहार के किसी दूसरे हिस्से में जाना तो आसान हो जाएगा, लेकिन इस बस स्टैंड तक पहुंचना टेढ़ी खीर अभी साबित होने वाली है। इधर पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफे के बाद पटना में ऑटो के किराए में भी वृद्धि की गई है। ऑटो के बढ़े हुए किराए को लेकर एक लेटर भी जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी ऑटो चालक यात्रियों से बढ़ा हुआ भाड़ा नहीं वसूल रहे हैं। ऑटो चालकों का कहना है कि कल से बढ़ा हुआ भाड़ा यात्रियों से लिया जाएगा। वहीं यात्रियों का कहना है कि सरकार को आम लोगों का ध्यान रखना चाहिए। और आपको बताते हैं ऑटो किराया बढ़ने के बाद पटना में कहां से कहां तक जाने के लिए कितना किराया देना होगा। देखिए जरा कि हनुमान नगर से पटना जंक्शन अगर आप जाते हैं तो पहले आपको 12 रुपया देना पड़ता था, 15 रुपया। वहीं पटना जंक्शन से बोरिंग रोड 12 से 14। ये पूरा लिस्ट हम दरअसल आपको बता रहे हैं। पटना जंक्शन से पाटलिपुत्रा जंक्शन से दूसरे और जगहों पर जाएंगे, गर्दनी बाग जाएंगे, आशियाना मोड़ जाएंगे, तो सबके किराए में जो है वृद्धि की गई है। और ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं। जंक्शन से बोरिंग रोड पहले 12 रुपए, अब 14 रुपए। पाटलिपुत्रा जाएंगे तो 17 से 19 हो गया है। हड़ताली मोड़ का तक का भी किराया बढ़ा है। गर्दनी बाग जाएंगे तो 10 था पहले, अब 12 हो गया है। तो देख सकते हैं कि तमाम जगहों तक जाने के लिए किराए में इजाफा हुआ है, जिससे लोगों में नाराजगी है। और बात झारखंड के साहिबगंज जिले की, जो मोबाइल चोरों के लिए सेफ जोन बन गया है, जिनके तार बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, जो पुलिस को परेशान कर रहे हैं। जिला साहिबगंज, यहां चोरों का पैकेज लाखों में है। काम कीमती मोबाइल चुराना। झारखंड का साहिबगंज जिला हमेशा सुर्खियों में रहता है। इस बार ये अच्छे काम की बदौलत नहीं, बल्कि देश भर में फैले यहाँ के चोरों को लेकर लाइमलाइट में ये जिला सामने है, वो भी खासकर मोबाइल चोरी को लेकर। आज हम आपको बताएंगे साहिबगंज के गिरोहों की पूरी कहानी। टेबल पर बिखरे पड़े ये कीमती और ब्रांडेड स्मार्टफोन चोरी के हैं, जिसे यहाँ के कुख्यात चोरों ने उड़ाया है। मोबाइल चोरी के मामले में चर्चित साहिबगंज में दिल्ली, मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस चोरों की तलाश में औसतन हर महीने आती है। इसी कड़ी में इस गिरोह का खुलासा हुआ है। मोबाइल चोरी को लेकर साहिबगंज जिला चर्चा में रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की पुलिस हो या अन्य राज्यों की पुलिस, मोबाइल चोरों की गिरफ्तारी के लिए अन्य राज्यों की पुलिस यहाँ पे तलाश में पहुँचती रही है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र पुलिस ने इस बार एक चोर की तलाश में जब साहिबगंज पहुँचती है तो उस साहिबगंज जो मोबाइल चोर है उसका कनेक्शन बांग्लादेश से जुड़ जाता है। जो राजमहल थाना क्षेत्र में अनुमंडल में है, जो 2-3 गांव चिन्हित है, इसकी सूची हम लोग तैयार कर रहे हैं। हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं और शीघ्र ही इसमें भी अपेक्षित सफलता मिलेगी। मोबाइल चोरी के मामले में मुंबई पुलिस ने राधानगर पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम आलम शेख है। इसके पास से 2.5 लाख रुपए बरामद किए गए। बता दें कि महाराष्ट्र के भिवंडी से 400 पीस आईफोन मोबाइल की चोरी हुई थी, जिसके बाद से महाराष्ट्र पुलिस चोरों की खाक छानते छानते साहिबगंज पहुंच गई, जहां गिरोह का सरगना आलम शेख मिला, जिसने चोरी किए गए सभी मोबाइल को पश्चिम बंगाल के मालदा के एक एजेंट के जरिए बांग्लादेश में 12.5 लाख रुपए में बेच दिया था। आलम शेख की गिरफ्तारी के बाद पुलिस 3 गांवों को चिन्हित कर गिरोह के तिलिस्म को तोड़ने में जुट गई है। निशांत, न्यूज़ 18, साहिबगंज। न्यूज़ 18 स्पेशल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।
न्यूज 18 स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पटना से बड़ी खबर है, यहां पर दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो बड़ी खबर पटना से मिल रही है कि युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। तो बड़ी खबर पटना से आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, अज्ञात अपराधियों ने युवक को गोली मार दी है, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। पता नहीं चल पाया अभी तक कि आखिर क्यों हत्या की गई। आलमगंज के महाराजगंज का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। राजधानी पटना से बड़ी खबर, जहां पर एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। महाराजगंज का ये युवक रहने वाला बताया जा रहा है। अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर किस वजह से हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। इस पूरी वारदात की अब छानबीन की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रियों के साथ मैराथन बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने न सिर्फ मंत्रियों से फीडबैक लिया, बल्कि अधिकारियों से कामकाज की जानकारी ली। बजट सत्र को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 19 तारीख से शुरू होने वाला है, लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार मैराथन बैठक कर रहे हैं और कई विभागों के मंत्री और अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। और आज दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। खाद्य आपूर्ति विभाग हो, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सहित समाज कल्याण, कई सारे ऐसे विभाग थे जिनके मंत्री और अधिकारी के साथ आज घंटों नीतीश कुमार ने बैठक की। और ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार तमाम जो नए मंत्री हैं उन्हें फीडबैक देंगे। बजट सत्र शुरू होने वाला है, बजट भी पेश होने वाला है। उसके बाद तमाम मंत्रियों से सदन के अंदर विरोधी पार्टी भी सवाल पूछ सकते हैं। तो इन तमाम बातों की जानकारी के साथ साथ विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे भी अपडेट लेना चाह रहे थे नीतीश कुमार। और फिलहाल अभी स्थिति क्या है तमाम विभागों की, उसकी जानकारी उन्होंने ली। कई सारे निर्देश भी जारी किए, साथ ही कई सारे निर्देश दिए भी। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी ली कि नए मंत्रियों को क्या कुछ उनके सामने चुनौती हो सकती है। तो इस बात की जानकारी भी नीतीश कुमार ने दी कि कैसे सदन के अंदर उन्हें विभाग का सिलसिलेवार ढंग से जवाब देना है और कई तरह की बातें, क्योंकि कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार मंत्री बने और जाहिर सी बात है सदन में उनके ऊपर तीखे सवाल जवाब हो सकते हैं उनके विभाग को लेकर। और खासकर इस बार जो विरोधी पार्टी है हमलावर मूड में है। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की आज मैराथन बैठक उसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार तमाम नए मंत्रियों से उनके विभाग की जानकारी भी ले रहे हैं कि जब से उन्होंने मंत्री पद संभाला तो क्या कुछ उन्होंने जाना। साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दे रहे हैं कि मंत्रियों को तमाम जानकारियाँ उपलब्ध कराए ताकि सदन के अंदर कोई उन्हें विपरीत परिस्थिति का सामना न करना पड़े। तो जाहिर सी बात है आज का दिन बहुत ही मैराथन रहा और नीतीश कुमार ने कई विभागों की समीक्षा बैठक की। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इसी के साथ न्यूज 18 स्पेशल में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।